हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बजट पे यह हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट। बहुत ही आसान वे में एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट की सारी लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको डिटेल लेक्चर्स भी, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ बजट। नाउ बजट क्या है? बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। अब बजट हमारे पास बैलेंस्ड बजट भी होता है, अनबैलेंस्ड बजट भी होता है। बैलेंस बजट के अंदर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है थ्रू टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यू, वो इक्वल है एक्सपेंडिचर के बराबर, यानी उतना ही गवर्नमेंट खर्चा करती है। फिर हमारे पास है अनबैलेंस्ड बजट, जिसमें आता है सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, यानी इनकम आ रही है ज्यादा, गवर्नमेंट ज्यादा कमाई कर रही है लेकिन खर्चा कम कर रही है। फिर हमारे पास है डेफिसिट बजट, जो कि हमारे काम का है, जो कि इंडिया के अंदर होता है। हमारी बजट हमेशा डेफिसिट बजट ही होती है। डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर होता है ज्यादा और अर्निंग यानी इनकम होती है कम, यानी हम खर्चा तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इनकम हमारी कम है। अब ये जो गैप आएगा, यानी कमाई हम कम कर रहे हैं, खर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए वी हैव टू बोरो मनी। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट किसको कहते हैं? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब जो रिसीट्स है, रिसीट किसको हम कहते हैं? जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना, जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, उसको हम कहते हैं रिसीट। और जो खर्चा है उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। बजट डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हो गया ज्यादा और अर्निंग है कम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। यहां पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये ग्रेटर है टोटल रिसीट्स। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। यहां पे हम सिर्फ बात करते हैं रेवेन्यू, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंड रेवेन्यू रिसीट्स की। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एंड रेवेन्यू रिसीट्स कम है। इसको यहां पे हम समझेंगे। देखो, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये है ज्यादा और यहां पे जो अर्निंग है ये है कम। अब मुझे एक चीज अब बताओ, यहां से जो अर्निंग हो रही है वो तो है कम और यहां पे खर्चे ज्यादा है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा आपको करना है, सैलरीज एंड पेंशन आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी है, यानी जो डेली लाइफ की जो नीड्स है ना, वो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और इनकम हो रही है कम। उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहां से पैसा उठाएगी और इधर लगाएगी। ठीक है ना? यानी जो पैसे रखे थे, अब ये पैसे यहां पे खर्च होने वाले थे। जहां पे कोई एसेट क्रिएट होता या हम अपना लोन वापस कर देते, लेकिन हमने ये पैसे यहां से उठा के यहां पे लगा दिए। तो सबसे पहले आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, यार ये तो गलत बात है, क्योंकि इससे हमारी डेवलपमेंट होनी थी लेकिन हमने इसको खाने पीने के ऊपर खर्चा कर दिया। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल यहां पे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रिलेटिव है या कोई हमसाया है, अगर वो लोन लेगा या अपनी जमीन या घर बेचेगा सिर्फ जो दिन ब दिन की उसकी डेली नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, तो उसको आप क्या कहोगे? यार ये बहुत ही बुरा इंसान है,
ये इतना भी कमाई नहीं कर रहा है कि यार जो डेली इसकी नेसेसिटीज है, यानी खाने पीने के लिए इसने अपना घर बेच दिया, इसने अपनी लैंड बेच दी, या इसने बैंक से लोन उठाया। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत ही गलत बात है, ये इसको बहुत ही बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एसेट डिक्रीज हो रहे हैं या इसको लोन लेना पड़ रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए जो यहां से अर्निंग नहीं हो रही है, इस गैप को फिल करने के लिए इसको अपना एसेट बेचना पड़ता है और इधर यहाँ पे वो पैसे लगाने हैं, या इसको लोन लेना है और यहाँ पे पैसे लगाने हैं। ठीक है, इसी वजह से यहां पे मैंने लिखा है इट शोज द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इट्स इनकम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ही तो है। इट ऑल्सो शोज द एक्सटेंट ऑफ नेट रिडक्शन इन एसेट्स आर इंक्रीमेंट इन लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि हमें वो जो गैप आ रहा है, जो हमें रेवेन्यू रिसीट से पैसे नहीं आ रहे हैं, वो हमें या तो एसेट बेचने पड़ेंगे या तो लाइबिलिटीज, या तो हमें लोन लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट इज रिगार्डेड एज द वर्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट। बहुत ही बुरा डेफिसिट इसको माना जाता है, क्योंकि जो फंड्स हमने डेवलपमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी है, या हम अपना लोन वापस करेंगे, हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, या हम कोई एसेट क्रिएट करेंगी, वो हमने पैसे वहां पे लगाने थे, लेकिन हम उसको खाने पीने के लिए, क्योंकि ये खाना पीना ही तो हो गया ना, यानी इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज, सब्सिडीज वगैरह, तो इसके लिए हम इसको खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट। फिर हमारे पास है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है? दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट 11-12। ये 11-12 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्टेट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे माइनस करते हैं ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सेंटर ने उठा के दे दी ग्रांट्स किसको? स्टेट को, और स्टेट ने उस ग्रांट को कहां पे इस्तेमाल कर दिया? कैपिटल फॉर्मेशन में। उसके बाद हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरिंग, बोरिंग को निकाल के। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आपके पास आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस आप करते हो रेवेन्यू रिसीट्स, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, बोरिंग को यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। अब जो फिस्कल डेफिसिट है, ये हमें बताता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये है 100 रुपीज। ठीक है, एंड आपका जो टोटल रेवेन्यू है ना, जो टोटल रिसीट्स हैं एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग को निकाल के, वो है 70 रुपीज। इसमें आपका कुछ रेवेन्यू रिसीट्स हैं और कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई घर बेच दिया या गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बेच दी। अब देखो खर्चा कितना करना है? 100 रुपीज, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? 70 रुपए। तो गैप कितना का है? गैप है 30 रुपीज का। अब ये गैप कैसे फिल होगा? तो इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को बोरिंग करनी पड़ेगी। यानी अगर यहां पे देखोगे आप, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरिंग, तो 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 30। तो 30 रुपीज गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ेंगे। इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। फिर हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो पुराने लोन है ना, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा, जब भी हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि यार आपको जो तेल है इतना सस्ता आ रहा है, तो इसके प्राइसेस आप कम क्यों नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट हमेशा ये रिप्लाई करती है कि कांग्रेस ने बहुत सारे लोन लिए थे
उनकी हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो वो सारा खर्चा वहां पे होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दोगे। दिस शोज, ये क्या शो करता है? हाउ मच गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट इट्स करंट एक्सपेंडिचर। यहां पे किसकी बात हो रही है? करंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट था, यानी जो पुराने हमने लोन लिए थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे थे, वो हमने जब माइनस कर दिए, तो यहां पे फिर आएगा टू मीट इट्स करंट एक्सपेंडिचर। ये भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर हम बजट के बारे में देखेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम देखेंगे। रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा रिसीट्स गवर्नमेंट को कहां से आते हैं? तो सबसे ज्यादा जो रिसीट्स हैं, जो रेवेन्यू है, वो आता है बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट लोन लेती है। दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स, एंड तीसरे नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर दोस्त लोग हैं, तो उनको यहाँ पे माफ किया जाता है, इसलिए जो इनकम टैक्स है ये ज्यादा है कॉरपोरेशन टैक्स से। फिर हमारे पास आता है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। ठीक है, बस इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं कि अब नॉन डेट कैपिटल रिसिट कितना है 2%, इतना ज्यादा नहीं याद रखना है। फिर हमारे पास है एक्सपेंडिचर, यानी रुपी गोज टू। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां पे होता है? तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी जो स्टेट्स का शेयर होता है ना टैक्सेस का, वहां पे 22% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जाता है। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ज्यादा लोन गवर्नमेंट लेती है, तो उसका तो इंटरेस्ट भी पे करना है, तो यहां पे दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट में पैसे चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहां पे तीसरे नंबर पे खर्चा जाता है। फिर अगर हम देखेंगे तो फिर हमारे पास है डिफेंस एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम इस बजट की बात करेंगे, तो इस बजट को कहा गया युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ये सिर्फ नाम है, आपने सीरियस नहीं जाना है, ऐसा युवा हुआ कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंज है। जो पीछे बजट होते थे वहां पे पिलर्स होते थे, जैसे फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर एंड थर्ड पिलर। इस बजट में यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य। ठीक है, तो फर्स्ट कर्तव्य में क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कर्तव्य में क्या है। देन फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ अवर पीपल, एंड थर्ड में है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। फिर यहां पे बात हुई है भारत विस्तार, यानी विचुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। यहां पे डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये एक मल्टीलिंगुअल एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जो सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे गवर्नमेंट टू डेवलप 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा, किनके बिटवीन में? मुंबई, पुणे, पुणे हैदराबाद एंड सो ऑन। इसको आप एक नजर मार लेना। फिर ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, द फिस्कल डेफिसिट इन बजट एस्टिमेट, यानी 26-27 का जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, वो है 4.3% ऑफ जीडीपी। अभी ये हुआ नहीं है, अब ये होगा, यानी एस्टिमेट रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी, और ये एस्टिमेट रखा है कि जो आगे फाइनेंशियल ईयर है, यानी 1 अप्रैल टू 2027 में 31 मार्च तक, हम ये कोशिश करेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो क्या रहे? 55.6%। कंपेयर टू, अगर हम देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, तो इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो अभी तक आया 56.1% ऑफ जीडीपी। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा है, ये सभी आपको याद नहीं रखना है, बस ये डेटा आपको याद रखना है कि जो टोटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है वो रहेगा एस्टिमेटेड 53 लाख
47,315। फिर है निम्हांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अभी ये एक ही है, साउथ इंडिया में है, इसको नॉर्दर्न इंडिया में सेटअप किया जाएगा यानी निम्हांस 2। फिर नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका चेयरमैन कौन है। तो इसका चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है। एंड इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, 41% टैक्स शेयर टू स्टेट, यानी जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है ना, उसमें से 41% शेयर टैक्सेस का स्टेट को मिलेगा। लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही रहेगा। देन यहां पे है 1.4 लाख करोड़ ग्रांट्स टू स्टेट्स। ये तो टैक्सेस का शेयर है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स कितना प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को, 1.4 लाख करोड़, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मनी है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, तो जम्मू एंड कश्मीर को अलॉट किए गए हैं 43,290.29 करोड़। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो उस टाइम पे थे 41,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ इंक्रीज हुआ है। फिर थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट, देन डिफेंस एंड रूरल डेवलपमेंट। बस इतना आपके लिए काफी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक करना है और इसको अपने फ्रेंड एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।